गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है गाइडलाइंस फॉर डॉक्टर्स। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी जो है प्रोफेशनल कंडक्ट की गाइडलाइंस निकाली गई हैं रजिस्टर्ड डॉक्टर्स के लिए मॉडर्न मेडिसिन में। और ये निकाली किसने गाइडलाइंस? नेशनल मेडिकल कमीशन ने। और ये गाइडलाइंस जो है एथिक्स और मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड जो है एनएमसी के अंडर उन्होंने नोटिफाई की हैं। तो ये गाइडलाइंस पहले तो हम देख लेते हैं क्या कहती हैं। अब इसमें कहा गया है कि जो है डॉक्टर्स को सोशल मीडिया जो है अगर इस्तेमाल करना है तो 11 पॉइंट गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेंगी। वो अपने टेस्टिमोनियल्स टेस्टिमोनियल्स मतलब अपनी बढ़ाई जो है वो पेशेंट्स द्वारा शेयर नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप टेस्टिमोनियल्स की तरह जो है अगर आप सोशल मीडिया पे जो है अपने पेशेंट से लिखवाते हो तो एक तरह से आप ये अनएथिकल काम कर रहे हो और एक तरह से आप इसको एक कस्टमर की तरह ट्रीट कर रहे हो पेशेंट को। फिर प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ड्रग्स के लिए कहा गया है कि आपको कैपिटल लेटर्स में प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स लिखने हैं ताकि जो है पेशेंट उसे अच्छी तरह से समझ पाएँ कि कौन सा ड्रग है। और अगर ज़रूरत पड़े तो पेशेंट खुद भी उसको जेनरिक ड्रग वो ले सके। और कहा यह भी गया है कि डॉक्टर्स को प्रिस्क्राइब सिर्फ जेनरिक मेडिसिन ही करनी है, एक्सेप्ट जब अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब कोई और केसेस जब कोई और ड्रग अवेलेबल नहीं है तो। और जुडिशियस यूज़ करने को कहा है फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशंस का। फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशंस कौन से होते हैं? जैसे आपका डीकोल टोटल होता है या आपके कई पैरासीटामोल आते हैं, ठीक है। तो उनमें क्या होता है कि कई तरह के और जो है एपीआईज मिलाए गए होते हैं ताकि जो है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपकी बॉडी पर काम करे। अब जो है डॉक्टर्स को ये भी राइट दिया गया है कि वो ट्रीटमेंट करने से मना कर सकते हैं अगर जो है पेशेंट या फिर उनके फैमिली मेम्बर्स अब्यूजिव हैं, अनरूली हैं या वायलेंट हैं। और अगर पेशेंट जो है वो पे नहीं कर सकता उनको, जबकि डॉक्टर ने उनको बता भी दिया हो कि उनकी कंसल्टेशन फ़ी कितनी है या सर्जरी की या ट्रीटमेंट की कॉस्ट कितनी है, तो भी जो है डॉक्टर रिफ्यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इमरजेंसी मेडिकल इमरजेंसी में भी वो रिफ्यूज़ कर दें ट्रीटमेंट, ठीक है। अब जो है डॉक्टर्स के लिए मैंडेटरी किया गया है कि जब तक वो एक्टिव हैं उनको हर 5 साल में अपने आप को अपग्रेड रखना पड़ेगा, अपडेट रखना पड़ेगा। और डॉक्टर्स को ये भी कहा है कि वो कमीशंस जो हैं वो डायग्नोस्टिक सेंटर्स, मेडिकल लैब्स या फिर सर्जिकल इक्विपमेंट के लिए वो नहीं ले सकते हैं। तो नेशनल मेडिकल कमीशन है क्या? पार्लियामेंट ने इसको नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 के अंडर बनाया और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को इसने रिप्लेस किया है। एनएमसी का फंक्शन ये है कि ये मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल प्रोफेशनल्स को रेगुलेट करता है और लीगल रिकग्निशन भी देता है मेडिकल क्वालिफिकेशंस को। 33 मेंबर्स होते हैं इसमें इंक्लूडिंग चेयरमैन। और ये एक प्लेटफॉर्म देता है जिसमें कि स्टेट मेडिकल एडवाइजरी काउंसिल जो है इसमें वो एक प्लेटफॉर्म देता है स्टेट्स और यूटीज़ को कि वो अपने व्यूज़ रख सकें नेशनल मेडिकल कमीशन के सामने, ठीक है। इसके अंदर ही 4 ऑटोनॉमस बोर्ड भी हैं अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, मेडिकल असेसमेंट और रेटिंग बोर्ड और एक एथिक्स और मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मेडिकल वाइल्ड फायर्स ऑफ हवाई। ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आपको पता है कि यूएस में हवाई में वर्स्ट नेचुरल डिजास्टर जो है वो एक देखने को मिला है जब वाइल्ड फायर जो है हवाई में, खासकर आइलैंड ऑफ माउ में जो है वो बहुत तेज़ी से फैल रही हैं। लगभग 80 लोग उससे अभी तक मर चुके हैं और हज़ारों लोग जो है डिस्प्लेस हुए हैं। हवाई जो है यूएस की एक स्टेट है जो कि पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है। इसकी कैपिटल सिटी होनोलुलु है। ये जो आइलैंड्स हैं ये वॉल्केनिक एक्टिविटी से बने हैं। और ये अर्थ के मेंटल जो है उसका एक हॉटस्पॉट की वजह से जो है ये आइलैंड बनकर ऊपर आए हैं। और ये वर्ल्ड के मोस्ट एक्टिव वॉल्केनोज में से एक है हवाई। यहाँ का क्लाइमेट ट्रॉपिकल है। वार्म टेम्परेचर रहता है थ्रू आउट द ईयर। और वेदर जो है वो रीजन टू रीजन वेरी कर सकता है। अब फॉरेस्ट फायर्स या वाइल्ड फायर्स क्या होती हैं? ये बेसिकली अनप्लैन्ड, अनकंट्रोल्ड और अनप्रडिक्टेबल फायर होती हैं। नेचुरल कॉजेज़ और मैन मेड कॉजेज़ दोनों से हो सकती हैं, ठीक है। अब जो ये हवाई की वाइल्ड फायर हुई हैं इसका एग्जैक्ट कॉज तो नहीं पता है, लेकिन 85% जो यूएस में वाइल्ड फायर्स होती हैं वो ह्यूमंस की वजह से होती हैं। कैंप फायर जला लिया, गार्बेज बर्निंग कर दी, सिगरेट्स की वजह से, इन सब की वजह से जो है ये आग लग जाती है। और जो ये माउई रीजन में जो हो रहा है यहाँ पर क्या है, सिवियर ड्रॉट देखने को मिली है। तो एक तरह से ड्राई लैंड है ये इस टाइम पर। और ड्राई नॉन नेटिव ग्रासेस और वेजिटेशन बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए जो है मैन मेड अगर जरी सी भी चिंगारी भी निकल जाए तो ऑफ कोर्स उसकी वजह से बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। अब ये जो हवाई की जो फायर है वो इतनी इसलिए फैल गई क्योंकि वहाँ पर बहुत तेज़ी से जो है 100 किलोमीटर पर आवर के आसपास की स्पीड की विंड चल रही थी, क्योंकि अभी वहाँ पर हरिकेन डोरा आया था, ठीक है। अब क्लाइमेट चेंज का भी इफेक्ट है। कहा जा रहा है कि जो है एक्सट्रीम फायर्स एक इंक्रीज देखने को मिलेगा ग्लोबली क्लाइमेट चेंज की वजह से। 14% तक इंक्रीज देखने को मिलेगा 2030 तक, ठीक है।
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। जो टाइनी आपके इनविजिबल पार्टिकल्स PM2.5 हैं, ये नेक्स्ट पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी जो है क्रिएट करने वाले हैं, जिसको हम कहते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। अब आप सोच रहे होंगे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से इनका क्या लेना देना है। तो एक स्ट्रॉन्ग लिंक देखा गया एक न्यू स्टडी में एयर पॉल्यूशन और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बीच में। हर 1% इंक्रीज अगर हो रहा है PM2.5 पॉल्यूशन का, तो उससे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस भी जो है 0.5 से लेकर 1.9% तक बढ़ रही है। जो ये एयरबॉर्न एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है, ये जो है प्री मैच्योर डेथ्स इन इंडिया एंड चाइना के लिए में रिस्पॉन्सिबल है, और ये एयर पोल्यूशन की वजह से ज़्यादा फैल रहा है। ठीक है। तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होती क्या है? चाहे वो एंटीबायोटिक्स की वजह से हो, एंटीवायरस की वजह से हो, एंटी फंगस की वजह से हो, या फिर एंटी पैरासिटिक्स की वजह से हो। इसमें होता क्या है कि बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगी या पैरासाइट्स जो होते हैं, वो अपने आप को ऐसा ढाल लेते हैं कि वो मेडिसिन से इम्यून हो जाते हैं, रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं। तो जो है दवाइयाँ काम करनी बंद हो जाती हैं। तो ये AMR जो है, ये धीरे धीरे पीपल, एनिमल्स, फूड, प्लांट्स और इन्वायरमेंट सब में फैल रहा है। और ये इवन जो ये बैक्टीरिया या जो पैथोजन होते हैं, ये पर्सन और पर्सन और एनिमल्स के बीच में भी अब फैलना शुरू हो चुके हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम एंटी माइक्रोबियल्स का बहुत मिसयूज़ कर रहे हैं, ओवर यूज़ कर रहे हैं। हम कोर्स पूरा नहीं करते हैं दवाइयों का। उसकी वजह से क्या होता है, वो बैक्टीरिया जो है रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के अगेंस्ट। और लैक ऑफ अवेयरनेस भी है लोगों में। गवर्नमेंट ने नेशनल एक्शन प्लान भी निकाला है इसके लिए 2017 में, कि कैसे इससे डील किया जाए। और एक रेड लाइन कैंपेन बहुत ही फेमस है, जिसमें कि दवाइयों के ऊपर, अगर जिनके ऊपर रेड लाइन बनी हुई है, उनको बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के केमिस्ट नहीं बेच सकता है। और लोगों को भी कहा गया है कि आप इसको मत खाओ जब तक आप डॉक्टर से ने प्रिस्क्रिप्शन नहीं किया है इसका। ठीक है। तो एक आपका है HAI सर्वेलेंस इंडिया प्रोजेक्ट। HAI का मतलब क्या है? हॉस्पिटल या फिर हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस। मतलब हॉस्पिटल में भी आपको ऐसी कुछ बीमारियां हो सकती हैं, जो है वो आपके इन्फेक्शंस हो सकती हैं। तो उसी के लिए, उससे डील करने के लिए एम्स, US सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल और ICMR ने मिलकर नेशनल कैपेसिटी बिल्ड करने को कहा है, ताकि हम हॉस्पिटल या फिर हेल्थ केयर एक्वायर्ड इन्फेक्शंस या हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन से डील कर सकें, और एग्जिस्टिंग कैपेसिटीज़ ऑफ माइक्रोबायोलॉजी को जो है वो लीवरेज कर सकें, और पेशेंट केयर को सक्सेसफुली सपोर्ट कर सकें। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है को होस्ट कर रहे हैं ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन, जो कि 17 और 18 के बीच में जो है गांधीनगर गुजरात में जो है शेड्यूल्ड है। तो ये जो है इंडिया की लीडरशिप दिखाएगी ट्रेडिशनल मेडिसिन में। ट्रेडिशनल मेडिसिन क्या होती हैं? डाइवर्स रेंज ऑफ हेल्थ और हीलिंग प्रैक्टिसेस जो कि इंडिजिनस पीपल जो है यूज़ कर रहे हैं। ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेडिकल साइंसेज इन द वर्ल्ड है, और ये रिच रिपोजिटरी है मेडिसिनल प्लांट्स की। लगभग 8,000 हर्बल रेमेडीज़ जो हैं अवेलेबल हैं आयुष सिस्टम्स के पास इंडिया में। और इंडिया में अगर हम आयुष सिस्टम का या फिर मेडिसिनल प्लांट्स का जो है अगर हम मार्केट देखें, तो 4.2 बिलियन पहुंच चुकी है, और ये लगभग 38.5% से एनुअली ग्रो कर रही है। आयुष के एक्सपोर्ट्स जो हैं इंडिया से, वो भी $18 बिलियन पहुंच चुके हैं, जो सिर्फ $3 बिलियन थे 2014 में। न्यू मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ने 2014 में आके बनाई थी, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। और उसके बाद नेशनल आयुष मिशन भी लॉन्च किया गया था 12th 5 ईयर प्लान में। FSSAI जो आपका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उन्होंने आयुष आहार कैटेगरी भी एक इंट्रोड्यूस की है, ताकि हर्बल न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स को प्रमोट किया जा सके। अभी रिसेंटली आपको याद होगा WHO ने भी ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन जो है जामनगर गुजरात में एस्टैब्लिश किया है। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंक्लूसिव कंजर्वेशन इनिशिएटिव। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। एक रीसेंट रिपोर्ट आई है जिसमें कि इंक्लूसिव कंजर्वेशन इनिशिएटिव ने बताया है कि जो इंडिजिनस पीपल और लोकल कम्युनिटीज़ हैं, उनकी कंजर्वेशन के लिए फंडिंग तो मिल रही है, बट वो उतनी ज़्यादा इनफ नहीं है। उनको सिर्फ 1% ऑफ क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन और अडेप्टेशन की फंडिंग मिल रही है। तो अब ये इंक्लूसिव कंजर्वेशन इनिशिएटिव है क्या? ये ग्लोबल पार्टनरशिप है, 2021 में लॉन्च की गई थी IUCN और वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट द्वारा, ताकि इंक्लूसिव कंजर्वेशन को प्रमोट किया जा सके, ताकि कंजर्वेशन के जो बेनिफिट्स हैं वो सभी लोगों में, चाहे वो किसी भी रेस, जेंडर, एथनिसिटी या सोशल स्टेटस के हों, सब में इक्विटेबली बांटे जा सके। वुमेन और मार्जिनलाइज ग्रुप्स की कैपेसिटी को बिल्ड करना, लोकल कम्युनिटीज़ की कैपेसिटी को बिल्ड करना, ये सब इसके 4 की एरियाज़ हैं।
इंक्लूसिव कंजर्वेशन को प्रमोट करना और ऐसी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट्स, बिजनेसेस और अदर स्टेक होल्डर्स द्वारा जो है लेकर आना, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। अब इसकी सिग्निफिकेंस भी यही है, खासकर इंडिया जैसी कंट्री के लिए, ताकि हम अपने मार्जिनलाइज ग्रुप्स और कम्युनिटीज़ को सपोर्ट कर सकें और इंडिया ऑफ कोर्स इसमें अपनी लीडरशिप को भी शोकेस कर सके। तो अभी रिसेंटली इंटरनेशनल डे फॉर वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल भी गया है 9 अगस्त को। ये जो है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 1994 में ये डे को जो है वो प्रोक्लेम किया था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल का थीम था इंडिजिनस यूथ एज एजेंट्स फॉर ऑफ चेंज फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन। और आपको पता होना चाहिए कि इंडिजिनस पीपल जो है वो 5% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन को मेकअप करते हैं, लेकिन 15% जो है वर्ल्ड की पुअरेस्ट पीपल को वो अकाउंट कर रहे हैं। ठीक है। तो ऑफ कोर्स इनकी कंजर्वेशन के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाना ज़रूरी है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं रिटेल इन्फ्लेशन। ये टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो सर्ज हो गई है, 7.44% पहुंच चुकी है जुलाई के मंथ में। और कंज्यूमर्स जो है वो एक शार्प फूड प्राइसेस के स्पाइक से जो है वो जूझ रहे हैं। तो वेजिटेबल प्राइसेस जो लगभग हैं 37.3% बढ़ चुके हैं, खासकर टोमेटो की वजह से। उसी की वजह से जो है आपको ये रिटेल इन्फ्लेशन देखने को हाई मिल रही है। खासकर इसका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है वो रूरल रेजिडेंट्स के ऊपर पड़ रहा है, जिनके लिए ओवरऑल इन्फ्लेशन रेट 7.63% जुलाई में पहुंच चुका है। तो ये रिटेल जो इन्फ्लेशन होती है इसको हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेसिकली एक बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का जो है एस्टिमेशन ऑफ प्राइस होता है चेंज का, जिसके बेसिस पर हम देखते हैं कि जो एक गुड्स और सर्विसेज का जो बास्केट है इसमें इसका जो प्राइस चेंज है वो कितना हुआ है, उसके बेसिस पर हम सीपीआई को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। तो चार तरह की होती है सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, सीपीआई फॉर एग्रीकल्चर लेबरर्स, और सीपीआई फॉर रूरल लेबरर्स, और सीपीआई फॉर अर्बन रूरल या कंबाइंड। ठीक है। इनके अलग अलग बेस ईयर होते हैं। कई बार यूपीएससी में क्वेश्चन आ जाता है इनके बेस ईयर के बारे में पूछा होता है। जो पहले तीन है ये सी पी आई आई डब्ल्यू, सी पी आई ए एल और सी पी आई आर एल, इसको तो लेबर ब्यूरो जो है वो कंपाइल और रिलीज़ करता है। जो सी पी आई कंबाइंड है उसको एन एस ओ जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स में वो रिलीज़ और कंपाइल करता है। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं गैलेंट्री अवार्ड्स। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कीर्ति चक्र जो सेकंड हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड जो है कंट्री में, वो दिया गया है 4 पर्सोनल को सीआरपीएफ के, जो अप्रैल 2021 में एक एंटी नक्सल ऑपरेशन में छत्तीसगढ़ में मारे गए थे। ठीक है, जो शहीद हुए थे रादर। तो गैलेंट्री अवार्ड जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ब्रेवरी और सेक्रीफाइस को जो है ऑनर करने के लिए आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर्स या पर्सोनल को, या फिर अदर फोर्सेस ऑफ और सिविलियंस को जो है वो एक तरह से ऑनर करने के लिए जो है इंस्टीट्यूट किए थे। साल में 2 बार इनको अनाउंस किया जाता है, रिपब्लिक डे के ओकेजन पे और इंडिपेंडेंस डे पर। 3 गैलेंट्री अवार्ड्स परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र दो जो है 26 जनवरी 1950 को ही जो है वो फॉर्म किए गए थे। बाकी के जो है अशोक चक्र क्लास 1, 2 एंड 3 इनको 1952 में बनाया गया था, लेकिन इनको बाद में रीनेम करके अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र कर दिया गया 1967 में। जितने भी गैलेंट्री अवार्ड्स हैं उनको पोस्ट ह्यूमसली, मतलब आफ्टर द डेथ ऑफ द अवार्डी भी दिया जा सकता है। ठीक है। तो अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी देखें तो सारी जो है आर्मी के जो है रैंक्स के लोग, नेवी के, एयरफोर्स के, रिजर्व फोर्सेस के, टेरिटोरियल आर्मी के, इवन सिविलियन सिटीजन्स और मेंबर्स ऑफ पुलिस फोर्सेस, इनको भी जो है ये जो है गैलेंट्री अवार्ड्स मिल सकते हैं। अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र गैलेंट्री दिखाने के लिए जो है ये, ब्रेवरी के लिए या सम एक्ट ऑफ डेयरिंग जो है वैलर के लिए जो है ये दिए जाते हैं अवार्ड्स। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं क्लाउड बर्स्ट। ये टॉपिक आपके एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली क्लाउड बर्स्ट जो है रिपोर्ट किए गए हैं सोलन डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश और बाकी के भी कई डिस्ट्रिक्ट्स में। तो क्लाउड बर्स्ट क्या होता है? एक शॉर्ट ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा रेनफॉल होना एक स्मॉल एरिया में, खासकर 100 मिलीमीटर पर आवर, मतलब 10 सेंटीमीटर पर आवर जो है प्रेसिपिटेशन अगर एक्सीड हो जाती है, उसको हम जो है क्लाउड बर्स्ट से एसोसिएट करते हैं एक 20 से 30 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में। रिलेटिव ह्यूमिडिटी और क्लाउड कवर जो है वो मैक्सिमम लेवल पर पहुंच जाता है, और लो टेम्परेचर और स्लो विंड्स हो जाते हैं। ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है इसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही है, लेकिन इसको प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। क्लाउड बर्स्ट को इसलिए प्रिडिक्ट नहीं किया जा पाता है। ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश।
So the first topic is guidelines for doctors. This topic is important for your governance section. So guidelines for the professional conduct of registered doctors of modern medicine have been recently notified by the Ethics and Medical Registration Board under the National Medical Commission. So what are these guidelines? First of all, the doctors have been asked that they have to follow an 11-point guideline for using social media. They should refrain from sharing testimonials by patients because it is not ethical to use the photos or videos of cured patients, because otherwise it would be similar to treating them as customers. Okay, so they have been asked to write prescription in legible capital letters, and they have been asked to prescribe only generic medicines. In case needed, then they have to judiciously use fixed dose combinations only. Okay, so they also have been given the right to refuse treatment if the patients or their family members are abusive, unruly, or violent. And if the patient cannot pay them, especially once they have been told, the patients have been told about the consultation fee or the cost of surgery or treatment, then the doctors can refuse treatment. But of course, it does not remain valid in case of an medical emergency. In that case, the doctors cannot refuse treatment. So doctors have been made mandatory to continue to learn throughout their active years, and they have to earn at least 30 credit points every 5 years. uh, Doctors have been forbidden from accepting commissions from diagnostic centers, medical or surgical equipment, etc. Okay, so what is National Medical Commission? It has been constituted by an act of parliament, which is known as the National Medical Commission Act of 2019, and it has replaced the Medical Council of India. It regulates the medical education and medical professionals, and it also grants recognition to medical qualifications. It also gives accreditation to medical schools, grants registration to medical practitioners, etc. And it consists of 33 members, which also includes the chairman. Okay, there is also Medical Advisory Council, which provides the platform through which states and UTs can put forth their views and concerns before the NMC. Okay, so the next topic is wildfires of Hawaii. This topic is important for your environment section. So in one of the worst natural disasters ever to hit the US, multiple wildfires are raging through Hawaii, especially the island of Maui. So Hawaii is a US state which is located in the Pacific Ocean. The capital city of Hawaii is Honolulu, which is located on the island of Oahu. Hawaii is made up of 8 main islands, and these islands are part of an archipelago formed by volcanic activity. So these islands were formed by a hotspot in the Earth's mantle, and Hawaii is home to some of the world's most active volcanoes. And Hawaii has a tropical climate with warm temperatures throughout the year. Okay, so weather can also vary from region to region in this area. So what are these forest fires or wildfires? Basically, these are unplanned, uncontrolled, and unpredictable fire in an area of combustible vegetation. It can be caused by both natural and man-made causes. Okay, so in case of these Hawaii wildfires, the exact cause of this fire is still not certain, but it is being said that between 2000 and 2017, 85% of the wildfires in the US were caused by humans. Because of campfires, garbage burning, cigarette use, etc. And during this period, this region was suffering from severe drought. So the dry land and dry non-native grasses and vegetation was there, and it was a ready-made fuel for fires. Okay, so there was also another concern, Hurricane Dora, because when this fire started in Hawaii, it was carried away by the wind, which was blowing at a speed of almost 100 kilometers per hour due to the Hurricane Dora, and it dispersed the fire to nearby areas also. And also, climate change is responsible for these extreme fires globally. These fires may reach or they may be up by 14% by 2030 as per the United Nations. Okay, so the next topic is antimicrobial resistance. This topic is important for your science and tech section and also your environment section. So tiny invisible particles called the PM2.5 could drive the world's next public health threat called antimicrobial resistance. So you may be wondering, how is it possible? So actually a new study has found a strong link between air pollution and antibiotic resistance. For every 1% rise in PM2.5 pollution, AMR increased by 0.5 to 1.9%. Okay, so airborne spread of antibiotic resistant bacteria
and genes could have also resulted in premature deaths in India and China. So, air pollution is also a greater contributor to AMR than antibiotic use or drinking water. Okay, so what is antimicrobial resistance? So it means that antibiotics, antivirals, antifungals, and antiparasitics, they have been misused or overused, which has caused these bacteria, viruses, fungi or parasites to change its composition over time, and they no longer respond to medicines. So basically they develop resistance against the medicines. Okay, so this can be found in people, animals, food, plants, and environment, and this can also spread from person to person. So it generally happens because of misuse or overuse of antibiotics or antimicrobials, due to a lack of awareness and knowledge also. To combat this situation, the government had also launched a national action plan in 2017, and there is also this very famous red line campaign in which the people are urged not to use medicines which are marked with a red vertical line without a doctor's prescription. Okay, there is also this Healthcare Associated Infection Surveillance India project, which is a project between AIMS Delhi, US CDC, and ICMR to strengthen the national capacity for surveillance of hospital acquired infections, or also called the healthcare associated infections, and to leverage the existing capacity of microbiology and academic capabilities of the ICMR and AMR network to support successful patient care. Okay. So the next topic is Global Summit on Traditional Medicine. This topic is important for your uh, social issues and also your governance section. So World Health Organization and Ministry of Ayush are going to co-host the groundbreaking Global Summit on Traditional Medicine soon in Gandhinagar, Gujarat. This will highlight India's leadership in advancing traditional medicine systems. So what are these traditional medicines? So basically these are a diverse range of health and healing practices used by indigenous people, and traditional Indian medicine is one of the oldest medical sciences in the world, which is also known to have India is also known to have a rich repository of medicinal plants. About 8,000 herbal remedies have been codified in Ayush systems in India, and the market size of these medicinal plants has reached about 4.2 billion rupees, and it is also growing at a rate of almost 38.5%. Even the Ayush exports from India have reached $18 billion from just $3.3 billion before 2014. So how has it been made possible? So since 2014, Government of India established the Ministry of Ayush, which also launched the National Ayush Mission in 2017. Okay, during the 12th five-year plan. So this new category of Ayush Ahar has also been introduced by the FSSAI, which is basically meant for herbal nutritional supplements. The At the global level, the WHO has also launched this Global Center for Traditional Medicine, which has been established at Jamnagar in Gujarat. So the next topic is Inclusive Conservation Initiative. This topic is important for your social issues and environment section. A recent report has examined the Inclusive Conservation Initiative. A recent report examining the Inclusive Conservation Initiative has revealed that indigenous people and local communities in conservation have received the funding, which has also risen, but the larger landscape remains unchanged. They have received less than 1% of climate change mitigation and adaptation funding as of now. So, what is this Inclusive Conservation Initiative? It is a global partnership launched in 2021 between IUCN and World Resources Institute to promote inclusive conservation so that benefits of conservation can be shared equitably with all people, regardless of their race, gender, ethnicity, or social status. So, this focuses on women and marginalized groups and to build their capacity, especially of the local communities, so that inclusive conservation policies can be adopted by the governments, businesses, and other stakeholders. So, what is the significance of this ICI? So, basically, it is very relevant to countries like India, which are working to help to empower marginalized groups and communities, and this way India can showcase its leadership in the field of this conservation. Okay, so there is also International Day for World's Indigenous People, which is celebrated on August 9th every year, and it was proclaimed by the United Nations General Assembly in 1994. So this year the theme was Indigenous Youth as Agents of Change for Self-Determination, and indigenous people, they make up about 5% of the world's population, but they account for 15% of the world's poorest people. That's why there is a need to support indigenous peoples and people and their rights.
So the next topic is retail inflation. This topic is important for your economy section. Retail inflation has spiked to hit 7.44% in July, and this has been this has happened because of uh, 11.5% spike in food prices. Especially the vegetable prices have soared 37.3% due to tomato prices, and cereals and pulses have also become 13% costlier. The biggest sufferers are the rural residents who are facing a higher overall inflation rate of 7.63% in the month of July. Okay, so this retail inflation is basically CPI inflation, or the consumer price index inflation, which is a comprehensive measure of estimation of price changes in a basket of goods and services. So basically, any increase or decrease in the price of this representative basket of goods consumed uh, represents this CPI index. Okay, so there are four such CPI indexes: CPI for IW, CPI AL, CPI RL, and CPI combined. The base years are given here, which is important for your prelims exam. So the first three are compiled and released by Labor Bureau, and the fourth one is done by NSO, which is of the Ministry of Statistics and Program Implementation. So the next topic is Gallantry Awards. This topic is important for your governance section. So and Kirti Chakra, which is the second highest peacetime gallantry award in the country, has been awarded to the four personnel of the CRPF who were killed in action during an anti-Naxal operation in Chhattisgarh in April 2021. So these gallantry awards were instituted by the Government of India to honor the acts of bravery and sacrifice of the officers or personnel of armed forces, and even by some lawfully constituted forces and civilians. So they are announced twice a year, once on the Republic Day and the other on the occasion of Independence Day. So three gallantry awards, Paramveer Chakra, Mahavir Chakra, and Veer Chakra, were instituted in 1950. The other three gallantry awards, Ashok Chakra Class 1, 2, and 3, were instituted in 1952, and they were renamed as Ashok Chakra, Kirti Chakra, and Shaurya Chakra in 1967. All these gallantry awards can also be awarded posthumously. So officers and men and women of all ranks of army, navy, air force, reserve forces, territorial army, militia, and any other lawfully constituted forces, even civilian citizens, they and members of police forces, they are eligible for these awards, and these awards are generally given for most conspicuous bravery or some act of daring or conspicuous gallantry. Okay, so the next topic is cloudbursts. This topic is important for your environment section. Reports of cloudbursts have emerged from the Solan district of Himachal Pradesh, and cloudbursts are basically short duration, intense rainfall over a small area. Generally, unexpected precipitation exceeding 10 centimeters per hour over a geographical region of approximately 20 to 30 square kilometer is called cloudburst. So during this period, relative humidity and cloud cover also reaches its maximum level with lower temperature and slow winds. So, climate change is intensifying the frequency and intensity of these cloudbursts in many cities across the globe, but it is very difficult, rather extremely challenging, to predict or to model this cloudburst in advance. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.